मैं सीए कर रहा था। सीए फाइनल का जब अटेम्प्ट दिया 2004 में मई में पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं एक फेल हुआ था। फिर 2005 में मैं सीए बन गया फाइनली। ओके, सर ने मर्सिडीज भी खरीद चुके हैं, BMW 550D भी खरीद चुके हैं और अभी जो उनके पास में है वो BMW 750D है। सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, करेक्ट। लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह एक्टिव रहते हैं। तो मैं उनको एक सिंपल प्रिंसिपल बोलता हूँ, इंस्टेड ऑफ फेसबुक फेस द बुक, वाह। इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन लिंक विद इन। अगर कोई आदमी ये दो सिंपल स्टेप्स फॉलो करता है तो मुझे लगता है लाइफ में उसको कभी भी जो भी उसके ड्रीम है, कभी भी वो ऐसा होगा ही नहीं कि वो फेल्यूर करके आगे बढ़ेगा। वो हर 110% सक्सेसफुल करके ही आगे बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, सो आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट स्पीकर है वो है सीए प्रीतम मौर्य सर। दोस्तों, प्रीतम सर जो है ना, ही इज एन रिकॉग्नाइज्ड ऑथर, international speaker, plus he also writes articles in all the famous newspaper articles. Along with that, he also has given lectures in thousands of conferences in his entire career. तो सर, आपका जो इतना अच्छा करियर है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? थैंक्स सर, थैंक्स दिनेश सर फॉर द काइंड वर्ड्स, आई वुड से काइंड वर्ड्स ऑफ इंट्रोडक्शन। तो सर शुरुआत तो लेट मी गो बैक टू माई स्कूल डेज, आई वुड से। करेक्ट। कि वे बैक हम माहूर है, यानी हम माहूर से है। हाँ, महाराष्ट्र में जो सिटी है वहाँ से आते हैं। रेणुका माता का टेम्पल है वहाँ पर फेमस, वहाँ से आते हैं। आफ्टर माई डैड पास्ट अवे देन वी केम डाउन टू परभनी, जो मराठवाड़ा रीजन में आता है। 99 के आसपास जब 11वीं 12वीं में जब था मैं, उस टाइम पे कपल ऑफ डिस्कशंस हो रहे थे कि क्या करना चाहिए, बिकॉज व्हाट आफ्टर 10th। तो जो पहला जो माइंड में क्वेश्चन था कि भैया साइंस लेना है, आर्ट लेना है कि कॉमर्स लेना है, बिकॉज हमारे टाइम में यू विल रिकॉल कि तीन ही चॉइसेस हुआ करते थे। Agreed, I remember. आज तो आदमी यूट्यूबर भी बन सकता है और क्या क्या इन्फ्लुएंसर भी बन सकता है। सो मेनी ऑप्शंस दे हैव। करेक्ट। तो अपने टाइम पे तो सिंपल था, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस। तो उसमें भी ये एकदम क्लियर था कि भैया उस टाइम पे वो फ्रॉग वगैरह को डिसेक्ट करते थे। ओके। तो वो मेरे को नहीं करना था, बिकॉज वो चीज़ से मैं बहुत डरता था। वो छिपकली को डिसेक्ट करना और ये करना, वाला वो तो नहीं करना है। तो इसके लिए साइंस वाज आउट ऑफ एज अ चॉइस, आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। फिर बचा आर्ट और कॉमर्स। ओके। उसमें अब इसलिए कभी ऐसा कोई पेंटिंग में या किसी भी आर्ट के रिलेटेड कोई फील्ड में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था एज सच, और ना ही कभी ऐसा एस्पिरेशन था कि यूपीएससी या एमपीएससी किसी में जाना है करके। तो लगा कि कॉमर्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है करके। फॉर्चुनेटली उस टाइम पे एक बहुत अच्छे बैंक के मैनेजर थे, उन्होंने भी थोड़ा बोला था कि अरे सीए एक बहुत अच्छा फील्ड होता है करके, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी जब बैंक मैनेजर करके काम करते हैं, उनके साथ जब वो ऑडिट के लिए आते हैं तो काफ़ी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन है करके रिस्पेक्ट देते हैं उनको। तो उसको परस्यू करना करके तो माइंड में छप गया कि अरे सीए करते हैं करके। और फिर कॉमर्स डिसाइड किया 99 तक, यानी कि 97 से 99 तक 12th परभनी में किया। और फिर पूना आया था मैं। तो 99 से पूना में जर्नी चालू हुआ। फिर करेक्ट। तो पूना में जब आपने सीए जर्नी शुरू की तो आपके जर्नी में कुछ हर्डल्स आए थे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट सब कुछ क्लियर किया? नहीं, सर्टेनली नॉट। रादर हर्डल आई वुड से वाज द फीचर इंस्टेड ऑफ बग। वो रादर रेगुलर फीचर था। अच्छा। फाउंडेशन में 2, इंटर में 3 और फाइनल में 3 ऐसे अटेम्प्ट लगे। लोगों को तो लगता है ये रैंक है करके, बिकॉज मैं जब बोलता हूँ लोगों को कि मुझे फाउंडेशन में से 2, इंटर में 3 और फाइनल में 3, उनको लगता है रैंक बोलने वाला है करके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है करके। तो दैट वे इट वाज। एंड फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा बिकॉज आई केम फ्रॉम, मैं इसके वर्नाकुलर बैकग्राउंड से थे। 12th तक नावे जमा, यानी कि मराठी मीडियम में हमारा पढ़ाई हुआ था। वो डेबिट क्रेडिट नहीं था, नावे जमा था। तो ताळेबंद यानी इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस वगैरह वो सब मराठी, रिटर्न वही खाते होते थे वो पूरे। हाँ, रिटर्न वही खाते वगैरह सब मराठी में एजुकेशन हुआ था अप टू 12th। तो उसके बाद जब हम पूना आए जब सीए करने के लिए, तो पहली बार जब अपना पूरा सीए कोर्स अंग्रेजी में था तो वो अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत चैलेंजिंग था। तो डिक्शनरी लेके बैठते थे। तो उस टाइम पे चैलेंज तो पहला था कि मराठी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में अंडरस्टैंड करना, अंग्रेजी ट्रांजिशन करना, वो सबसे बड़ा। तो डिक्शनरी साथ में ही रहती थी। और उसकी वजह से बहुत बड़ा ऐसा एस्पिरेशन नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट निकलना है या सीए एकदम रैंक में लाना है वगैरह। एस्पिरेशन था भाई सीए बनना है करके। यानी कि ये क्लियर था कि पूना से बॉम्बे जाना है, एज सिंपल एज दैट। सुपर। हो सकता है कि मैं 2 व्हीलर पे जाऊँ, मैं ट्रेन से जाऊँ, मैं बस में जाऊँ, बस बंद हो गया तो मैं पैदल जाऊँ, बट डेस्टिनेशन क्लियर था। सुपर। कब पहुंचूंगा पता नहीं था, बट डेस्टिनेशन क्लियर था। सो दैट वे इट वाज।
तो सीए करना है, ये माइंडसेट से आए थे। तो ऑब्वियसली उसमें बीच में कपल ऑफ चैलेंजेस भी आए, जैसे मैंने कहा अटेम्प्ट लगे, बट फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू पास फाइनली। एंड फ्रॉम 99 टू 2004 जब मैं सीए कर रहा था, सीए फाइनल का जब अटेम्प्ट दिया 2004 में मई में, तब तक हर बार मैं जब भी फेल होता था तो मैं एग्रीगेट में फेल होता था, कभी भी कोई टॉपिक में फेल नहीं होता था। करेक्ट। 2004 एक पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं एक टॉपिक में फेल हुआ था। वाव, और वो कौन सा टॉपिक था? इंटरेस्टिंगली वो वही टॉपिक था जिसमें इवेंचुअली मैंने करियर किया, दैट वाज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सुपर। सो सर आज जो इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं उसी में सर फेल हुए थे और अब उसी में वो एक्सपर्ट है। हम जानेंगे जर्नी में कि एक्सपर्ट मतलब कौन से लेवल पे एक्सपर्ट, लेकिन अगर हम जिंदगी में फेल भी होते हैं तो इट इज जस्ट अ स्टेप इन आवर जर्नी, इट इज नॉट द फुल स्टॉप, इट इज जस्ट अ कॉमा। यस, कंप्लीटली एग्री सर, कंप्लीटली एग्री। मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है, मेरा भी यही व्यू है। मैं बोलता हूँ कि फेल्योर इज नॉट एन एंड, रादर इट इज अ स्टार्ट। करेक्ट। वो एंड नहीं, वो स्टार्ट है। वो आपको पुश करना चाहिए आगे जाने के लिए। या फेल्योर को मैं बोलता हूँ इट इज अ डेफर्ड सक्सेस, टू पुट इट सिंपली। जैसे अपना डेफर्ड एसेट रहता है वैसा है डेफर्ड सक्सेस है। करेक्ट। आज नहीं, इट इज ओनली अबाउट टुमारो। टुडे की जगह मैंने आपका tomorrow सर मिलने 3 वाला दिन है। पहले का लिंक्डइन का आपका पोस्ट देखा, आई थिंक वो इससे कनेक्टेड था। फेलियर इज नॉट अ फेलियर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो आपका जो ये फेलियर था, इट एक्चुअली बिकेम एन अपॉर्चुनिटी एंड यू exceeded in something in which the only subject you failed, you made it your career and you are earning superb through that. Crazy sir, superb. सर फिर आपके जो सीए के बाद की जर्नी है उसमें क्या किया आपने, उसके बाद मतलब क्या कैसी थी आपकी वो जर्नी? हाँ, मैं कहूँगा किसी 2005 में, तो 2004 में फेल हुआ, फिर 2005 में मैं सीए बन गया फाइनली। ओके। उसके बाद मुझे लगा अभी तो सीए बन गया तो हो गया, लाइफ सेट हो गया करके। बिकॉज हर किसी को लगता है सीए बन जाते हैं तो पूरी दुनिया अपनी लाइन में लगेगी, अपने पीछे लगेगी, बट पता ही नहीं चलता कि कब अपन खुद लाइन में लग जाते हैं। अच्छा। बिकॉज वो एक अलग जर्नी होता है। Agreed. वो अलग आपको फिर से प्रूव करना पड़ता है अमॉन्ग्स्ट ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट हाउ यू आर वन ऑफ द और फ्यू ऑफ स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आप उसमें, बिकॉज वो भी एक अलग ग्रुप है जिसमें भी आपको ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। तो 2005 में जब सीए बना तो इनिशियली लगा कि चलो टैक्स में काम करते हैं, और इनकम टैक्स में मैंने काम करना चालू किया एक फर्म में। धीरे धीरे रियलाइज हुआ विद इन अ ईयर फिर काफ़ी सारे सीए हैं जो इनकम टैक्स में काम करते हैं। एंड जब मैं सर्विस टैक्स की क्वेरी किसी को पूछता था, एक्साइज की क्वेरी पूछता था, तो किसी को आंसर ही नहीं होता था किसी के पास में भी। करेक्ट। तो रियलाइज हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अ गुड फील्ड, बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जबकि इनकम टैक्स शायद सैचुरेटेड है करके। सैचुरेटेड है, बहुत प्लेयर है मार्केट में, काफ़ी सारे लोग हैं करके। तो फिर 2006 में वो जॉब छोड़ा और मुझे लगा अभी मैं इनडायरेक्ट टैक्स में करता हूँ। हाँ। तो वहाँ से प्रैक्टिस चालू किया। फिर मैं बोला कि अभी मैं सर्विस टैक्स में एक्साइज में थोड़ा प्रैक्टिकली काम करता हूँ करके कपल ऑफ दोस्तों के साथ। कौन से साल में प्रैक्टिस शुरू की? 2006 में। 2006 में आपने खुद की प्रैक्टिस शुरू की? खुद की प्रैक्टिस चालू की। कपल ऑफ फर्म के साथ भी एसोसिएटेड था जो इनडायरेक्ट टैक्स का काम करती थी, ताकि उनके से वर्क करके थोड़ा सीखूं और थोड़ा छोटे मोटे क्लाइंट लेके थोड़ा खुद का भी काम करे करके एस्टेब्लिश। उसी टाइम पे मुझे लगा कि अभी मैं पढ़ा भी सकता हूँ करके। तो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना चालू किया। बीकॉम वगैरह रहते हैं बच्चे, जो कपल ऑफ इंस्टीट्यूट रहते हैं स्मॉल, जैसा होटल मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, अपना 2-3 लॉ के रिलेटेड कोर्सेस है उनके कुछ इंस्टीट्यूट थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे पढ़ाना चालू कर दिया, और फिर सीए बच्चों को भी पढ़ाना चालू कर दिया। तो 2006 से लेकर 2008 तक मल्टीपल चीज़ें ट्राई किया, यानी कि प्रैक्टिस भी कर रहा था, फर्म्स के साथ भी एसोसिएटेड था, कोचिंग भी कर रहा था। और फिर 2008 में मुझे बॉम्बे के एक फर्म्स का कॉल आया जो टॉप 10 फर्म थी। उन्होंने बोला कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इनडायरेक्ट टैक्स के टीम में हमारे ज्वाइन करो और आप बहुत सीखोगे। और उस टाइम तक मुझे खुद रियलाइज़ होना चालू हो गया था, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, जब मैं बच्चों को सिखाता था, काफ़ी बार बच्चे सर्विस टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे पूछते थे। करेक्ट। थियोरेटिकल आंसर तो मैं दे पाता था, लेकिन वो एग्रीमेंट के रिलेटेड या प्रैक्टिकल निटिग्रिटीज के बारे में पूछते थे तो आई वाज ऑलवेज आउट ऑफ आंसर। मैं उनको कवर अप करने के लिए बोल देता था कि मैं जरा चेक करके बताता हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है या कल बात करते हैं करके, सो दैट मैं 2-3 लोगों से बात करके वापस करके बताओ करके। बट फिर भी मैं आंसर बहुत बार नहीं कर पाता था, बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिकली वो टॉपिक इतना अंडरस्टैंड नहीं हुआ था। तो मुझे लगा यार इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस टॉपिक प्रैक्टिकली। और वैसे भी बोलते हैं कि बॉम्बे इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आपका सपना भी था कि बॉम्बे जाना है करके। तो मतलब चलो पुणे से फिर जाते हैं बॉम्बे करके, टॉप 10 फर्म का कॉल आया, बुलावा आया है, तो फिर बॉम्बे चला गया 2008-9 में। 8-9 में मतलब आपने एस्टेब्लिश प्रैक्टिस जो थी, वो सीखने के लिए प्रैक्टिस और कोचिंग बंद करके आप मुंबई गए जॉब करने के लिए। और कौन सी फर्म थी सर वो टॉप 10 फर्म थी। उसकी रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, मैं बताता हूँ। जब मैं ज्वाइन किया 2008 में,
तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज गुड, पॉजिटिव था। उन्होंने बोला कि सर्विस टैक्स में तुम लीड करोगे या मैनेजर बनोगे, तो वहाँ सीखना किया, काम करना चालू किया। बट 8-10 महीने के अंदर वो फर्म ने बोल दिया कि भैया तुझे सर्विस टैक्स नहीं आता है। तो मतलब ओके, हाँ, तो उन्होंने प्यार से HR उस टाइम पे जो थे उन्होंने बुलाया, और बोला कि तुझे सर्विस टैक्स नहीं आता है, ऐसा हमारा फीडबैक है। तो या तो तुम रिजाइन करो या तो तुम्हें निकाल देंगे, यू हैव अ चॉइस। मतलब उन्होंने ऐसा बोला, रिजाइन करो या निकाल देंगे। दीज आर द 2 चॉइसेस यू हैव। तो ऑब्वियसली HR के टर्मिनोलॉजी में उसको बहुत प्यारा वर्ड है, पिंक स्लिप करके, तो पिंक स्लिप दे दिया उन्होंने। तो मैं बोला ऑब्वियसली यार निकालने से अच्छा आता है मैं रिजाइन कर देता हूँ करके प्यार से। तो रिजाइन कर दिया, और उसके बाद में घर पे जाके मैं बहुत रोया। 1-2 दिन में ऐसा दिल खोल के रोया, बोलते हैं ना ऐसा शावर वगैरह में जैसा पिक्चर में दिखाते हैं वैसा लगा कि नहाया, फुल आया। फिर एक रियलाइजेशन उसी टाइम पे हुआ कि टुडे आई एम क्राइंग बट आई नीड टू कन्वर्ट दिस क्राई इनटू अ वॉर क्राई। वाह, सुपर। और वो क्राई को मैंने फिर वॉर क्राई में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला यार अभी इसको अगले लेवल पे लेके जाते हैं। अगर किसी ने मुझे अक्रॉस द टेबल बैठ के फीडबैक दिया है कि तुझे सर्विस टैक्स नहीं आता है, so now that would be the last feedback in my life when somebody is saying you don't know this topic or you don't know the topic in which you are working. इसके बाद अभी लाइफ में कभी ऐसा फीडबैक नहीं आएगा। Now I will work on this topic because एक उसी टाइम पे ये रियलाइज हुआ कि फर्म गलत नहीं था। उन्होंने परफेक्टली रादर मुझे आईना दिखा दिया था, यानी कि दे वेर राइट। एंड टुडे आल्सो फ्रॉम बॉटम अप माय हार्ट आई एम ग्रेटफुल टू दैट HR, टू दैट पार्टनर, टू दैट फर्म जिन्होंने मुझे बोला कि तुझे ये सर्विस टैक्स नहीं आता है। उन्हीं की वजह से अगर आज मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे पहले आईना दिखाया। करेक्ट। तो दे टोल्ड मी। आजकल के ज़माने में बिकॉज टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक्स, तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट समबडी शुड डिसलाइक यू। सुपर, बिकॉज फेसबुक रहेगा, लिंक्डइन रहेगा, हर जगह ट्विटर पे लाइक के बटन है, डिसलाइक का है नहीं। तो व्हेन समबडी इज डिसलाइकिंग यू, डोंट ब्लॉक दैट फ्रेंड, रादर ही कुड बी द ओनली फ्रेंड यू हैव इन योर लाइफ हु इज एक्चुअली टेलिंग यू द ट्रूथ। तो उन्होंने मुझे ट्रूथ बताया, उसी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सर्विस टैक्स नहीं आता है। और वो जो रियलाइजेशन है तुमको कोई चीज़ नहीं आती है, दैट बिकम द स्टार्ट ऑफ योर मोटिवेशन टू लर्न। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे लगा चलो यार, कोई बोल रहा है कि आपका बर्तन खाली है, तो मैं बोला यार इसी बर्तन में तो अपन पानी भर सकते हैं, दूध भर सकते हैं, जो भरना है भर सकते हैं करके। पूरा ग्लास तुम्हारा खाली है, सो इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू फिल दैट ग्लास, इट इज नॉट एम्प्टी ग्लास। तो वही लगा कि चलो करते हैं। फिर पढ़ना चालू किया। उसी टाइम पे फिर मुझे लगा अभी ये जॉब तो चला गया, 1 महीने का टाइम है, दूसरी फर्म में जाना है। तो फिर मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूँ, यानी कि ये जो फर्म के मैं तो बोल दिया कि विद इन अ मंथ यू वुड बी लिविंग दिस फर्म। तो फिर एक थॉट आया कि चलो बड़ी फर्म में जाते हैं, और बट मैं बोला नॉलेज अगर गैप है तो उसको पहले फिल करते हैं। तो फिर काफ़ी सारे जो नॉलेज एक्सपर्ट थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के, उनके बारे में गूगल करना चालू किया, दोस्तों को पूछा। देन आई स्टम्बल अपॉन वन ग्रेट नेम, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बॉम्बे में काम करते हैं, CA सुनील घाबावाला सर, जो इनडायरेक्ट टैक्स के मास्टर थे, सर्विस टैक्स के मास्टर थे, उनके बुक्स वगैरह है। तो उनके नाम पे स्टम्बल किया, थोड़ा रिसर्च किया, फर्म का एड्रेस वगैरह निकाला, सर को जाके मिला, मैं इंटरव्यू दिया, उनको भी इंटरेक्शन अच्छा लगा और उन्होंने बोला तू ज्वाइन कर ले करके। सो आई ज्वाइन दैट फर्म एंड टुडे जो भी मैं आज कुछ हूँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्रेडिट या 110% क्रेडिट गोज टू सुनील सर ओनली, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर आई हैड इन माई लाइफ। वाओ। बिकॉज टुडे इफ आज मैंने किताब लिखी है तो वो इसलिए लिखी है बिकॉज सुनील सर ऑथर थे तो आज मैं ऑथर हूँ। सुनील सर आर्टिकल लिखते थे, इसके लिए आज मैं आर्टिकल लिखता हूँ। सुनील सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग देते थे, इसके लिए आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रेनिंग देता हूँ। सुनील सर GST ऑफिसर यानी उस टाइम पे वैट ऑफिसर, सर्विस टैक्स ऑफिसर को सिखाते थे, इसके लिए आज मैं उनको सिखाता हूँ। यानी मैंने लिटरली सुनील सर को काफ़ी जगह इमिटेट किया। बिकॉज एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन मुझे रियलाइज हुआ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ तेंदुलकर यू नीड टू फाइंड योर आचरेकर। सो टू दैट एक्सटेंड सुनील सर वाज माय आचरेकर, जो गुरु है, तो उनसे बहुत सीखने को मिला 1-1.5 साल। सो मतलब लाइफ में मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिगेस्ट रोल जो लाइफ आपका ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आप 1x हो और वहाँ से आपको 100x जाना है तो मेंटर लगेगा। आपको 1x से 2x, 3x, 4x यानी आपको AP ग्रोथ चाहिए तो यू बी अलोन, यू वर्क ऑन योर ओन। अगर आपको GP ग्रोथ चाहिए, बिकॉज 1x टू 100x जाने के लिए 8 स्टेप में आप GP ग्रोथ यानी 100 क्रॉस कर सकते हो। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 30 to 64 और 8 स्टेप में आप 100 क्रॉस कर लगे। तो GP ग्रोथ चाहिए तो मेंटर जरूरी है। अदरवाइज आपको AP ग्रोथ चाहिए 1, 2, 3, 4, 100 स्टेप तक,
then you be on your own journey. सुपर। Yes. लेकिन सर हमने देखा गया है जो मैक्सिमम जो आर्टिकल्स रहते हैं Yes. वो जनरली इजी प्रिंसिपल चूज करते हैं अपने आर्टिकलशिप के लिए कि मेरे को छुट्टी मिलना चाहिए, काम ज्यादा नहीं चाहिए, टेंशन ज्यादा नहीं चाहिए। Correct. इसके ऊपर आपकी क्या एडवाइस होगी आर्टिकल्स के लिए? यस, तो सी आर्टिकलशिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ है सीए के जर्नी में। करेक्ट। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जब हम पूरा अपना बचपन से लेके यानी कि जब बच्चे जूनियर केजी में हैं वहाँ से लेके सीए इंटर तक उनका पूरा कम्युनिकेशन जो भी होता है वो एक पेजेस पे होता है। आप पेपर लिख रहे हो, जो एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ रहा है वो गेस कर रहा है Correct. कि ये बंदा कितना स्मार्ट है और वो एग्जामिनर मार्क दे रहा है। Correct. और उसके बेसिस पे आपका सक्सेस और फेलियर डिटरमाइन होता है। होता है। और ये पूरा थियोरेटिकल फाइट है। हाँ। बिकॉज आप लिख रहे हो, ये पूरा नेट का फाइट है। हाँ। इट इज लाइक रीडिंग अबाउट स्विमिंग। करेक्ट। एंड देन पहली बार आर्टिकलशिप में हाँ। आप फॉर्म में जब पैर रख रहे हो, इट इज एक्चुअली स्विमिंग। यू आर जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल। करेक्ट। रीडिंग अबाउट स्विमिंग एंड रियली जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल, ये दोनों डिफरेंट अलग अलग है, एकदम अलग अलग वर्ड है। उसमें भी स्विमिंग पूल तो मैं बहुत छोटा वर्ड यूज कर रहा हूँ, रादर इट इज स्विमिंग और जंपिंग इनटू द सी है। हाँ, डायरेक्टली सी है। तो इसके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। तो इसको पहले हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि बड़ा इतना बड़ा ट्रांजिशन है। सेकंड, बहुत बार बच्चे लोग ये करते जो जैसा आपने बोला इजी फॉर्म ढूंढते हैं, इजी प्रिंसिपल या इजी ब्रांड नेम ढूंढते हैं। हाँ, जहाँ पे उनको इजीली छुट्टियां मिलेगी, इजी छुट्टी मिलेगी या बड़ा ब्रांड नेम मिलेगा। दोनों में से एक कोई तो भी जंप कर लेते हैं। तो वहाँ पर ना बहुत बार बच्चे लोग बोलते हैं मुझे बिग फोर्स में जाना है, बिग फोर्स में जाना है, बिकॉज वो ब्रांड का ल्यूअर इतना बड़ा होता है। दे वांट टू ज्वाइन अ बिग फोर्स so that they can get a brand name. But मैं बोलता हूँ कि when you are so much dependent on that big force, you are forgetting the big force within, FORCE. Wow, super. Because there is a big force within you also, based on which you can create your own brand name. Super. And you can also become a name in the your own field करके। Wow. प्लस जो दूसरी चीज़ है, बहुत जो बच्चे लोग ऐसा कोई भी फर्म में ज्वाइन कर लेते, बड़ी फर्म में, थ्रू आउट देयर लाइफ आप ये रिकॉग्नाइज करोगे, लिंक्डइन पे जाओगे ना, वो लिखते हैं XABC XPQR, वो फॉर्म छोड़ने के बाद भी कंपल्सरी लिखते हो। करेक्ट। लेकिन मैं बोलता हूँ वो फॉर्म लिखता है क्या X सुरेश X रमेश, वो नहीं लिखता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है। करेक्ट। आज भी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर कुछ जिंदगी में बनना है तो ब्रांड बनने के लिए बनो, रादर देन ब्रांड ज्वाइन करने के लिए एस्पिरेशन। वाओ, गुड पर्सपेक्टिव। मतलब यू शुड फोकस ऑन बिकमिंग एन ओवरऑल सीए, जो आप बोलते हैं ना, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि बड़े तालाब की छोटे मछली बनने से छोटे तालाब में बड़ी मछली बनो, मतलब ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको। एग्जैक्टली। तो पूरा फोकस होना चाहिए स्किल एक्विजिशन पे, कितना बड़ा से बड़ा मैं नॉलेज एंड स्किल कैसे एक्वायर कर सकते हो आप। यस, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना फोकस होना चाहिए आर्टिकल्स का जब वो ज्वाइन करते हैं। एकदम बराबर है। तो एंड उसमें और एक एडिशनल सर, जैसा जब भी कोई फर्म ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि बच्चे लोग बोलते हैं कि ऑडिट में करूँगा, कि मैं टैक्स में करूँ या मैं इंटरनल ऑडिट में करूँ, स्टैट में करूँ या फाइनेंस में करूँ। तो मैं बोलता हूँ कि तुम एक्चुअली आर्टिकलशिप में, अगर आप आपकी आर्टिकलशिप रिकॉल करोगे या मैं मेरी आर्टिकलशिप रिकॉल करूँगा, आज 18-20 साल बाद हमको याद नहीं हमने क्या काम किया था। तो मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप में ना आप एक्चुअली टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं सीखते हो, आप एक्चुअली 3 चीज़ें एक्वायर करते हो। यू गो ऑन टू बिकम अ गुड रीडर, you go on to become a good writer and you go on to become a good speaker. ये 3 इनहेरेंट चीज़ें हम कोई भी फर्म में सीखते हैं, वेदर यू ज्वाइन ऑडिट, वेदर यू ज्वाइन टैक्स और वेदर यू ज्वाइन सम फाइनेंस फील्ड। तो जिस फर्म में आपको ये 3 चीज़ें मिल रही है, जैसा अगर कोई फर्म में हमारे जीएसटी में ज्वाइन करता है तो जब भी कोई क्वेरी पूछता है क्लाइंट, तो हम क्या बोलते हैं वो बच्चे को, वो प्रोविजन पढ़ पहले। तो इवेंचुअली ही हैज़ टू गो टू द बुक्स एंड ही नीड्स टू रीड, तो ही बिकम्स अ गुड रीडर। फिर वो क्वेरी का हम उसको बोलते हैं कि तू भैया मेल बना, वो क्लाइंट को रिप्लाई कर। तो राइटिंग में उसको मेल देना है तो उसको राइटर में ही बिकम्स अ गुड राइटर। एंड देन हम उसको बोलते हैं कि तू सीनियर के साथ ये क्वेरी का डिस्कशन जो किया है ना, वो क्लाइंट के अकाउंट टीम को एक्सप्लेन कर, तो ही बिकम्स अ गुड स्पीकर। तो ये 3 चीज़ें जहाँ पर आपको मिल रही है, ये 3 स्किल सेट जहाँ पर मिल रहे हैं, उस फर्म को ज्वाइन करो। बिकॉज जैसे उस फर्म को ज्वाइन करोगे वहाँ पर नेचुरली इवेंचुअली विल गो ऑन टू बिकम अ ब्रांड इन योर ओन फर्म, रादर देन ज्वाइनिंग अ ब्रांड यू विल गो ऑन टू बिकम अ ब्रांड। सर आपकी अभी ऑफिस की जो टीम है, एग्जिस्टिंग आपकी टीम, कितने लोगों की टीम है? सर अभी हम लगभग 20 लोग हैं जो फर्म में काम करते हैं टू दैट एक्सटेंट। शुरुआत में तो ऑब्वियसली जब मैंने फर्म चालू किया था 2012-13 में, इट वाज वन मैन आर्मी। करेक्ट। हर इंसान की जर्नी शुरुआत आई थिंक वैसे ही होती है। यस एक्चुअली।
एंड देन वी आर राइट नाउ 20. नेक्स्ट ईयर वी इंटेंड टू मेक फ्रॉम 20 to 40 हमारा जाने का डबल जाने का टारगेट. यस बेस्ट लक फॉर द जर्नी. यस, थैंक यू सर, थैंक्स. सुपर सर. अगर इसके बाद का अगर मैं आपको पूछूं कि आपको बच्चों को ग्रो करने के लिए उन्होंने क्या स्पेसिफिक चीज करनी चाहिए, जैसा रीडिंग बोला, उन्होंने क्या पढ़ना चाहिए या 3 बुक के नाम या रीडिंग क्यों करना चाहिए, कैन यू गाइड अस ऑन दैट? यस, सर्टेनली सर, सर्टेनली. सी, रीडिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कोई भी दुनिया में अगर आप सक्सेसफुल पर्सन देखोगे तो रीडिंग इज मस्ट. बट टुडे आज क्या हो गया सर, हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं. करेक्ट. लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह एक्टिव रहते हैं. तो मैं उनको एक सिंपल प्रिंसिपल बोलता हूँ, इंस्टेड ऑफ फेसबुक फेस द बुक. वाह. इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन लिंक विद इन. अगर कोई आदमी ये 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो करता है तो मुझे लगता है लाइफ में उसको कभी भी जो भी उसके ड्रीम है, कभी भी वो ऐसा होगा ही नहीं कि वो फेल्योर करके आगे बढ़ेगा. वो 110% सक्सेसफुल करके ही आगे बढ़ेगा. देयर इज नो डाउट, नॉट इवन 1% डाउट इन माई माइंड. सेकंड, ईदर यू आर रीडिंग और यू आर ब्लीडिंग. वाओ. एज सिंपल एज दैट. तो इफ यू आर नॉट रीडिंग, यू आर ब्लीडिंग. एंड थर्ड मैं चीज़ कहूँगा कि कभी भी अगर आपको सही में डायमंड चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, तो आपको ज़मीन पे, सरफेस पे नहीं मिलता, आपको डीप जाना पड़ता है. सुपर. तो सिमिलरली आपको आपके ब्रेन के डीप अगर आप जाओगे तो यू विल बी एबल टू स्पॉट द गोल्ड माइन और डायमंड माइन. बट वो ब्रेन के अंदर जाने का एक ही तरीका है, दैट इज बुक्स. देयर इज नो अदर वे टू गेट इनटू योर ब्रेन, योर ओन ब्रेन, एंड दैट टू बाय योर ओन सेल्फ. तो वो बुक्स ही दरवाजा ओपन करता है. बोलते हैं ना, खुल जा सिम सिम. कब से पढ़ते हो बुक? कौन से एज से आपने बुक पढ़ना, स्पेशली सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन बुक आप कब से पढ़ रहे हो? अच्छा, तो वैसा उसका एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बैक स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा. जब मेरे डैड एक्सपायर हुए, जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, 13 ईयर मेरा एज रहेगा. उस टाइम पे जब डैड एक्सपायर हुए, उसके बाद 2-3 महीने बाद समर वैकेशन थे, डैड एक्सपायर हुए. फिर हम पुसद में, उसके बाद हम घर पे आए परभनी में. 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे एक रियलाइजेशन सेट होना चालू हो गया कि जो घर में पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते थे, अभी वो आने बंद हो गए करके. जो घर में महंगी चीज़ें आती थी बंद हो गई, बिकॉज डैड ही नहीं है, बिकॉज ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली. तो समर जब हॉलीडे आए, स्कूल में 2-3 महीना कुछ, अभी समर हॉलीडे तो कुछ था नहीं, तो मुझे लगा मम्मी को मैं हेल्प करता हूँ. परभनी में थे हम उस टाइम पे. तो परभनी में अष्टभुजा टेम्पल करके एक एरिया, गांधी पार्क अष्टभुजा टेम्पल, वहाँ पर किसान बेकरी करके एक है. तो वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त घूम रहे थे. तो मेरा दोस्त बोलता है कि अरे बेकरी का धंधा बहुत मस्त है यार, 2.25 रुपये में ब्रेड लेने का और 4 रुपये में बेच सकते. तो 1 रुपये 75 पैसे प्रॉफिट होता है. दिन के 10 भी ब्रेड बेचे तो लगभग 7.5 रुपये कमा सकते हैं. तो महीने में 550 रुपये तुम कमा सकते हो. और उस टाइम पे हमारा घर का रेंट 450 रुपये था. तो 550 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी. तो मुझे लगा यार गुड आइडिया है करके 10-12 रुपये मेरे पास थे, 5-10 रुपये दोस्त से लिए और 10 पैकेट कुछ तो भी खरीद लिए मैंने ब्रेड के. एंड ब्रेड के पैकेट खरीद के घर पे आके गया. घर पे आए तो थॉट टू शेयर दैट विथ मॉम कि मैं अभी ब्रेड बेचूंगा. बट मुझे लगा यार मॉम तो एकदम गुस्सा हो जाएगी सडनली, ये क्या कर रहा है करके नया सडनली. तो मैंने ब्रेड के पैकेट पहले रूम में बेड के नीचे छुपा दिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं 6 बजे उठा, मॉम को बोला मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ. वो पैकेट निकाला और हमारे जो आनंद नगर में हम रहते थे, बाजू में शिवराम कॉलोनी था, वहाँ मैं बोला चलो ब्रेड जाके बेचता हूँ करके. सुबह 6-6:30 बजे निकला था. जब घर से निकला तो माइंड में डिटरमाइंड था कि ब्रेड बेचने है करके. जैसे निकला तो कोई दोस्त मिल गया, रास्ते में ब्रश कर रहा था. अरे प्रीतम किधर जा रहा है, चल क्रिकेट खेलने जाते हैं. बोला नहीं काम है करके, तो जा रहा हूँ करके. फिर वो मैं ये कॉलोनी में तो बेच नहीं सकते, या तो दोस्त दिख रहे करके. दूसरे कॉलोनी में गया तो एक रिलेटिव मिल गया जो वॉकिंग के लिए वहाँ पर आए थे. तो मैंने इधर भी बेच नहीं सकते, तो उनको लगा यार क्या कर रहा है, ब्रेड बेच रहा है करके. तो एक ये डिटर्मिनेशन कि मैं मम्मी को हेल्प करता हूँ या मैं ब्रेड बेचता हूँ. दूसरा रियलाइजेशन कि अरे सडनली 2-3 महीने पहले तुम्हारे जब डैड थे सब कुछ घर पे अच्छा था, सडनली अभी तुम ब्रेड बेच रहे हो रास्ते पे. तो वो चीज़ मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था. तो उसकी वजह से वो फाइट में अंदर इंटरनल जो फाइट चल रही थी, पूरे रोड में 1-1.5 घंटा मैं घूम रहा था. लेकिन ब्रेड ले लो ब्रेड या ब्रेड वाला, ये 1 या 2 बार मैं बोल पाया. और वो भी इतने आवाज़ में बोला रहेगा कि मुझे और भगवान को शायद वो आवाज़ सुनाई दी रहेगी, किसी को सुनाई दी नहीं दीगी. और 8-8:30 बजे अपने मराठवाड़ा में परभनी में धूप बहुत होती है. तो थक हार के मैं घर पे पहुंच गया. मम्मी बोली यार इतना तो कभी तू थक के आता नहीं, बिकॉज क्रिकेट खेलने जाता है. तो मम्मी को बताया मैंने कि ये ब्रेड के पैकेट लेके आया था, मुझे लगा आई विल हेल्प यू बाय सेलिंग ब्रेड. तो मम्मी ने फिर पास में लिया, समझाया कि प्रीतम आज तू ब्रेड बेचेगा तो तुम्हारा तू ब्रेड सेलर बनेगा या तेरा बेकरी होगा. आई वॉन्ट टू सी यू बिकम अ ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली, नॉट ब्रेड सेलर फॉर द फैमिली करके. यस, तो वो, और अगर तुझे सही में लगता है एज अ मेरा अच्छा बेटा तेरे को हेल्प करना है, तुझे लगता है फैमिली में,
तो जस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग दैट यू विल रीड। जो तूने 2 घंटा 2.5 घंटा Okay. इधर ब्रेड बेचने के लिए जो तू टाइम डालना चाहता था, तो उतना तू रीड करना 1-2 घंटा, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी करके। तो वहां से आपको पढ़ने की आदत लगी है मम्मी की वजह से। मम्मी की वजह से। Wow, तो वो जो superb. तो वो कंटिन्यू अभी तक कंटिन्यू है वो। आई थिंक दैट इज द योर बिगेस्ट सक्सेस सीक्रेट, रीडिंग बुक्स। यस, रीडिंग बुक्स करके। सर तो 3 बुक्स कौन से हो सकते हैं आप जो सजेस्ट करोगे हमारे व्यूअर्स को? जो यंग व्यूअर्स है उनके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा, एक है होमो डुओस करके है, युवल नोआ हरारी की, बहुत ही प्यारी बुक है। इट्स अबाउट फ्यूचर, दैट इज वन। देन आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग करके है, रॉड जुडकिंस की, वो भी बहुत प्यारी बुक है। तीसरा फील द फियर एंड डू इट एनीवे, ये सुजेन जेफर्स की बुक है। ये 3 बुक है जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। गुड वन गाइस, प्लीज रीड दिस बुक्स एंड अचीव सम सक्सेस इन योर लाइफ। सर मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि आप आपके ऑफिस के 10 आर्टिकल्स को 20 में से दुबई ले जाने वाले हो, तो ये सर ये क्या चीज है? आई एम रियली क्यूरियस टू नो। अच्छा, तो सी एट आर फर्म लेवल ना, जो मुझे लगता है कि अभी मैं 40s में हूँ, मेरा पूरा फोकस है कि किस तरह से, बिकॉज मुझे 40s आते आते सक्सेस टेस्ट हुआ। मुझे लगता है कैसे हमारे ऑफिस के बच्चों में ना 30s में ही सक्सेसफुल हो जाने चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे कौन कौन सी स्टेप्स है जो मैंने खुद लेट की थी। जैसे मेरे ज़िंदगी में पहली बार मेरा पासपोर्ट एज 35 पे निकाला, जब मैं 35 ईयर्स ओल्ड था 2017 में। तब मैंने ज़िंदगी में पहला पासपोर्ट निकाला। पहली बार वीज़ा लिया, मुझे पता ही नहीं था वीज़ा क्या होता है करके। और पहली बार जब इंटरनेशनल ट्रिप में मैं दुबई गया, तो दुबई में जब गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ दुबई यहाँ से तो लगता है कि एकदम इंटरनेशनली जा रहे वगैरह, ऐसा वैसा है करके। वहाँ जब गया तो रियलाइज़ हुआ इतना भी भारी नहीं है करके। ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन पर्क्स है, एकदम अलग ज़िंदगी लाइफस्टाइल है, बट जो एकदम माइंड में ये रहता है कि एक अलग ही दुनिया है, अपन जा ही नहीं सकते करके, या बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है दुबई, वो ऐसा नहीं है। रादर हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते, वो सिंपल वर्ल्ड है करके। correct. तो ये रियलाइजेशन मुझे 35 की एज में हुआ। और उसकी वजह से एक माइंडसेट मेरा बहुत मेजर चेंज हो गया कि आप इंडिया से पूरे वर्ल्ड को सर्व कर सकते हो। आप इंडियन जीएसटी अगर जानते हो तो पूरे वर्ल्ड के जीएसटी लॉ के आप एक्सपर्ट बन सकते हो, वो भी क्विकली और इजीली, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये रियलाइजेशन मुझे लगा मेरे को 35 एज में हुआ, तो मेरे ऑफिस के बच्चे को वो 20s में ही होना चाहिए। तो इस साल गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड, बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने भी लास्ट 2 साल में। तो उनको क्या कर सकते हैं, बिकॉज हर साल हम इंसेंटिवाइज क्या कर सकते हैं, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है फर्म में, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। हर साल हम लगभग किसी को आईफोन देते हैं वगैरह, वो सब तो गिफ्ट करते ही थे। तो इस साल कुछ अलग करते हैं, आर्टिकल्स को गिफ्ट। यस, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी हैव गिवन दैट एज अ गिफ्ट। तो आर्टिकल्स हो सकता है, सीएस हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्टिकल्स, परफॉर्मेंट जो टीम मेंबर थे उनको दिए हैं करके। तो इस बार लगा कि चलो कुछ अलग करते हैं, और तो मुझे लगा कि चलो इनका पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, माइंडसेट चेंज करते हैं। सो सर 50% मतलब 20 में से आप 10 को, विच इज सुपर परसेंटेज। यस, 10 लोगों का। गाइस, आपको अगर आर्टिकलशिप करनी है तो प्रीतम सर अच्छे से आपको बेस्ट सीए कैसे बनना है वो भी सिखाएंगे, प्लस ही विल पुश यू टू बिकम एक्सपर्ट सीए। सुपर्ब सर, आपके थॉट सुन के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आपके कुछ ड्रीम्स थे जब आप सीए कर रहे थे, तो उसमें से कौन से ड्रीम्स आप अचीव कर चुके हैं और कौन से अचीव करना बाकी है? अच्छा, सो गॉड हैज़ बीन, आई वुड से, एक्सट्रीमली काइंड। जो ड्रीम एज अ प्रोफेशनल हम देखते हैं कि बड़े क्लाइंट को सर्व करना, या खुद की बड़ी जैसा BMW मर्सिडीज ऑफ द वर्ल्ड गाड़ी होना, बड़ा घर होना वगैरह, जो भी ड्रीम्स थे, अप टू 40s वी वर एबल टू अचीव ऑलमोस्ट ऑल द ड्रीम्स एज सच। तो मैं बोलता हूँ कि अप टू 40s 2 चीज़ें मुझे अचीव करनी थी। टू बी डेट फ्री, यानी कोई लोन ना रही, जो भी चीज़ें मैं ले रहा हूँ तो उसका कोई डेट नहीं है, एंड टू बी ग्रीड फ्री। एज ऑन टुडे देयर इज नो ग्रीड एज सच, कोई अभी ड्रीम एज सच बचा नहीं खुद के लिए। अभी मैं ड्रीम देखता हूँ मेरी टीम के लिए। जो मैंने 40s में अचीव किया, मुझे लगता है मेरी टीम ने 30 में अचीव करना चाहिए। एंड टुडे जिस तरह से टीम हमारा काम कर रहा है, मैं सर्टन या 100% श्योर हूँ वो 30s में जो मैंने 40s में अचीव किया उससे भी ज़्यादा 30s में ही अचीव कर लेंगे। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू क्लासिक। सर एक्चुअली दोस्तों, सर बहुत हम्बल है, लेकिन हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, सर ने मर्सिडीज भी खरीद चुके हैं, BMW 550D भी खरीद चुके हैं, और अभी जो उनके पास में है वो BMW 750D है। एंड रिसेंटली सर ने अभी मुझे बताया कि ही इज अपग्रेडिंग दैट ऑल्सो। सो दोस्तों, सपने अगर पूरे करना है तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़ना, मेहनत करना, मतलब हम आगे और सीखेंगे कि सर ने बुक क्यों लिखी, कैसे लिखी। सर इसी से अब एक और अगला आता है कि सर बुक्स क्यों लिखी आपने, और बुक्स लिखने का फ़ायदा क्या है? मुझे लगता है कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट,
आप ना, या एक कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, जो भी पर्सन है, प्रोफेशनल है, ही इज़ अ स्टील, जिसको अपन बोलते हैं मैन ऑफ स्टील एंड वुमन ऑफ स्टील है वो। लेकिन अगर आपको काम आपकी तरफ खींचना है ना, तो आप स्टील रह के काम नहीं हो सकता, आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा। वाह, सुपर। और मैग्नेट तभी बनोगे जब लोग आपको परसीव करेंगे एज ए नॉलेज एक्सपर्ट। क्लासिक। तो आप पहले एक्सपर्ट होते हो और फिर काम आता है, ऐसा नहीं होता है। पहले लोग आपको परसीव करते हैं दैट यू आर एक्सपर्ट, और फिर आपके पास काम आता है, एंड देन यू एक्चुअली गो ऑन टू बिकम एक्सपर्ट। ये रियलिटी है। क्लासिक। तो परसीव कैसे करेंगे लोग, व्हाई दे विल से दैट यू आर एक्सपर्ट? तो पहला उसका मुझे लगता है जो स्टेप रहता है, कि ईजी स्टेप है, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप भी है, दैट यू नीड टू राइट अ बुक। बिकॉज जब आप बुक लिखते हो, आप लोगों को बताते हो कि भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बुक लिख रहा हूँ, यानी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक के ऊपर मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं टाइम डाल रहा हूँ इस टॉपिक के लिए। तो ये जो पहली चीज़ है, वो स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज काफी सारे लोग ड्रीम करते हैं कि दे वांट टू राइट अ बुक, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट गो ऑन टू राइट अ बुक, स्टार्ट एक्चुअली, डोंट इवन स्टार्ट फिनिशिंग, दे डोंट इवन स्टार्ट। एग्जैक्टली। तो वो मुझे लगा कि पहले मैंने बुक लिखना चाहिए, सो दैट पीपल शुड परसीव मी एज एक्सपर्ट करके। तो 2012-13 में मैंने कपल ऑफ ई बुक्स वगैरह लिखी, फिर 14 में 1-2 पब्लिशर ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने भी 1-2 पब्लिशर से बात की, एंड फिर फाइनली हमारा सर्विस टेस्ट का बुक आया, और उसके बाद इवेंचुअली लगभग 10-12 हमारे 15 किताबें अब तक 15 बुक्स लिख चुके हैं अभी तक। 15 बुक्स जीएसटी और वैट के ऊपर, ग्लोबल क्रेजी, सुपर्ब सर। मतलब 15 बुक इज रियली क्रेजी। सर मुझे एक और चीज़ पता है आपके बारे में, कि आप हजारों कॉन्फ्रेंस में आज तक बोल चुके हो। सर ये जो बोलने वाला चीज़ है, पब्लिक स्पीकिंग, ये आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर था? और हमारे ऑडियंस ने पब्लिक स्पीकिंग, स्पेशली जो सीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी जॉब में है या जिसका प्रैक्टिस है, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना चाहिए? नहीं, सर्टनली पब्लिक स्पीकिंग मुझे लगता है कि आज के ज़माने में तो चॉइस ही नहीं बचा है। यू हैव टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, यानी कि देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल। मेरे टाइम पे या अपने टाइम पे आपको पता रहेगा कि हजारों सीए में से एक आधा कोई तो भी बात करता था, रादर लोगों को बुला बुला के बोलना पड़ता था, यार तू बात कर करके। बट टुडेज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ सोशल मीडिया ड्रिवन वर्ल्ड, जहाँ पर आपको जो भी अगर कोई चीज़ बेचनी है, एक्सप्लेन करनी है, आपको ग्रो करना है, तो ये मैंडेटरी हो चुका है। करेक्ट। पहले ये ऑप्शनल था, अभी ये मैंडेटरी हो चुका है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको अगर आपकी कोई भी चीज़ क्लाइंट तक या किसी के पास भी पहुँचना है ना, तो ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकिंग इज द बेस्ट एंड ईजिएस्ट मैकेनिज्म या मॉड्यूल है, जिसके थ्रू आप लोगों के साथ पहुंच सकते हो, रीच कर सकते हो। करेक्ट। तो इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग तो ऑब्वियसली मस्ट है। और जब मैं खुद की जर्नी देखता हूँ, बचपन में जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में जब रहूँगा, उस टाइम पे मुझे बोला गया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे आप बात करेंगे क्या? तो मैं तो जो इसमें हाँ बोल दिया, 1-2 पेज का भाषण भी लिखा, एंड फिर एक जगह स्कूल के सब टीचर हमको लेके गए जहाँ पर ये स्पीच मुझे देना था, कंपटीशन थी। तो 2-3 हमारे स्कूल के दोस्त और हम चले गए। वहाँ पर एक मेरा दोस्त था जो चैंपियन था, उसने स्पीच ज़बरदस्त दिया, हाँ पब्लिक स्पीकिंग ज़बरदस्त स्पीच दिया उसने, और फिर मेरा नंबर आया। तो मेरा नंबर आया तो मैं जैसे स्टेज पे गया, उसके पहले ज़िंदगी में मैं कभी स्टेज पे गया ही नहीं था। 200-300 बच्चे सामने, एंड सडनली बच्चे ने क्या रही थी, पैंट बरोबर कर, ये शर्ट बरोबर कर लगे, चिढ़ाना चालू कर देते स्कूल के बच्चे। तो वो चालू कर दिया। फिर मैंने 2-3 सेंटेंस बोले जो मैंने रट के आया था, और फिर मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। फिर जय हो करके या जय हिंद बोल के मैंने कंक्लूड कर दिया कैसे तो भी, एंड देन आई गॉट ऑफ द स्टेज। जब मैं वापस आ रहा था तो आई रियलाइज कि 5-6 लोग जो हम गए थे, उसमें से 2-3 लोगों ने अच्छा बोला, 1-2 लोगों ने खराब बोला, और वर्स्ट मैंने बोला था, बिकॉज मैंने बोला ही नहीं था करके। और वो जो पूरा जर्नी था स्कूल पे वापस आने तक का, वो दैट स्टेड विथ मी फॉर लॉन्ग, बिकॉज उसके बाद वो 5वीं-6वीं से जो उसके बाद में स्कूल के बाद में मैंने कभी जिंदगी में स्टेज पे मैं गया ही नहीं। मुझे डर आपके दिमाग में प्ले कर रहा था, बैठा था, बिकॉज कभी ऐसा कॉन्शियसली रियलाइज नहीं हुआ, बट इतना डर बैठा हुआ था कि मैं गया ही नहीं, अवॉइड ही करता था। फिर सीए बनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ नहीं, इसको तो ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि बिकॉज मैं कभी जाता ही नहीं, कभी लेक्चर देता ही नहीं, बात ही नहीं करता। तो फिर मैंने थोड़ा रीड करना चालू किया। फिर एक बहुत अच्छे बुक पे मैं स्टम्बल किया, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, सुजेन जेफर्स का। वो पढ़ा, उससे थोड़ा पुश मिला, पॉजिटिव पुश मिला। और प्लस मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके, वो भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर मर्फी का बुक है, वो भी पढ़ा। तो ये दोनों बुक से मुझे थोड़ा हेल्प हुआ कि दैट आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग, और थोड़ा पुश मिला कि मैंने अभी बात करना चाहिए। फिर बीकॉम के बच्चों को मैंने सिखाना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे करके वो आपकी स्किल इंप्रूव होते गई, और आज आप पूरी दुनिया घूम रहे हो और जीएसटी के ऊपर लेक्चर लेके। एंड आपको इससे बिजनेस भी आता है क्या सर? वैसे तो मैं कहूँगा 1-to-1 कोरिलेशन है नहीं, बट सर्टनली एक कहीं ना कहीं आप देखते हो कि अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में
या जो भी आपके क्लाइंट है सो कॉल्ड या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट्स, उनके पास ये मैसेज तो पहुंच जाता है कि अरे ये बंदा लेक्चर ले रहा है तो एक्सपर्ट है, बुक भी लिखी है, तो मुझे कुछ इशू आता है, कहीं पर रेड होता है, कोई क्लाइंट का डिपार्टमेंट का ऑडिट चल रहा है, तो उनके माइंड में पहला नाम आता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूंगा कि अगर सर्च करना है तो आप कौन से ऐप पे जाओगे, तो ऑब्वियसली गूगल आएगा। अगर बाय करना है तो कौन से ऐप पे जाओगे, या कैब बुक करनी है तो कौन सा ऐप यूज करो, ओला उबर। तो ऐसे टॉप 2-3 जगह इंस्टेंटली आपका नाम आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे सर्टेनली हेल्प होता है, goes without saying that। तो यस, इट डज हेल्प, इट डेफिनेटली। सो आई थिंक इसको आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। यस, इट डज। बीइंग अ गुड स्पीकर और कॉन्फ्रेंस में जाकर बोलना, इट्स हेल्पिंग यू इन बिजनेस एज वेल। यस, इट डज। सुपर। सर, जो आज सीए प्रैक्टिस में है, सीएज, how can they grow into practice and how can they actually succeed in practice? क्योंकि मैं जो देखता हूँ ना कि आज भी सब लोग जनरलाइज कर रहे हैं, सब चीज करते हैं। अगर उनको पूछे तुम आप क्या कर रहे हो सी प्रैक्टिस में, हम सब कुछ करते हैं। तो इन सीएस के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? क्योंकि आप सिर्फ जीएसटी करते हो, स्पेशलाइजेशन इन वन थिंग, तो क्या एडवाइस है इनके लिए आपके पास? सर, अभी जो वर्ल्ड है ना कि बहुत मेजर एक मैं कहूँगा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कि देर वॉज अ टाइम, इवन जब हम बच्चे थे तो देर वेयर डॉक्टर जो थे वो जनरल फिजिशियन हुआ करते थे। करेक्ट। अभी जनरल फिजिशियन सिर्फ एमबीबीएस करके होते थे। एग्जैक्टली। अभी हर कोई स्पेशलाइज करता है, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन करता है। करेक्ट। जो लॉयर भी है, अगर आप देखेंगे लॉयर भी अभी स्पेशलाइजेशन करता है। क्रिमिनल लॉयर अलग होता है, क्रिमिनल लॉयर है, सिविल लॉयर अलग है। तो टू दैट एक्सटेंट है अभी तो दुनिया इज मूविंग टुवर्ड्स सुपर स्पेशलाइजेशन। क्योंकि डॉक्टर में भी सुपर स्पेशलिटी आता है। एग्जैक्टली। एमडी के बाद भी आगे बनते हैं। लोग तो मजाक में ये भी बोलते हैं कि तू राइट ईयर का डॉक्टर है कि लेफ्ट ईयर का डॉक्टर है। इतना आगे स्पेशलाइजेशन है ऑन अ लाइटर नोट। तो इवन प्रोफेशनलिज्म, अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करते हैं तो इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर ऑल्सो नाउ एक्सपेक्टेड टू स्पेशलाइज। तो गॉन आर द डेज जहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हर चीज़ करता था। ये उस टाइम की बात है जब हर लॉ में इतने सारे चेंजेस नहीं आते थे। अभी जीएसटी रहे, इनकम टैक्स रहे, कॉर्पोरेट लॉ रहे, हर चीज़ में भर के चेंजेस आ रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल भी नहीं है कि आप सब चीज़ के मास्टर बनो। तो इसके लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन वन। अगर आपके फर्म में अगर ये कल्चर है कि भैया मैं सब कुछ काम करता हूँ, देन आपने इंश्योर करना चाहिए कि वो सब कुछ काम करने के लिए अलग अलग फील्ड के लिए आपके पास अलग अलग टीम मेंबर है, एक्सपर्ट होने चाहिए। विद इन द फर्म एक्सपर्ट या वो स्पेशलाइजेशन होना ही चाहिए। अगर आप सिंगल वन मैन आर्मी हो तो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको लाइफ में आगे रिग्रेट नहीं रखना है, अगर आपको एक गुड लाइफ जीना है, यू नीड टू स्पेशलाइज। देर आए दुरुस्त आए वैसी वाली बात है। अगर आपने कपल ऑफ ईयर्स जनरलाइजेशन में डाले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ से लाइन में आके आप स्पेशलाइजेशन करो, अगले 3-5 साल में आप भी अच्छा अर्न करना चालू कर लोगे। तो सर आपसे मैंने इसी के मैं भी कुछ मेरे बिजनेस में, हमारा जैसा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी बुक लिखूं, तो पब्लिक में कमिटमेंट कर देते हैं सर। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि बाय 31st of March 24 आई विल बी एन ऑथर ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट। कि कमर्शियल रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं उसके ऊपर एक बुक लिखूंगा और सर पहली कॉपी आपको जाएगी। सुपर्ब सर, certainly I would be more than happy to read that। सुपर्ब सर। सो आई एम इंस्पायर्ड कि बुक लिखनी चाहिए। आई एम ऑलरेडी एन ऑथर ऑफ अ बुक। 2018 में मैंने मेरी पहली बुक लिखी थी और बुक का नाम है द मैजिक ऑफ एक्शन। कि एक्शन क्यों मैजिकल है और आपने एक्शन बेस्ड लाइफ क्यों जीना चाहिए, व्हाई यू शुड लिव योर पैशन और लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। वंडरफुल सुपर सर। तो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। आप जिस तरह लाइफ जी रहे हो और अपने सपनों को अचीव कर रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम विच यू हैव सेट वे बैक। थैंक यू सर। आपका जो बुक है जैसा, उसी से मैं एक चीज़ कनेक्ट करना चाहूँगा। मुझे लगता है लाइफ में कोई भी बंदा कोई भी स्टेज पे रहे लाइफ के, कोई भी प्रॉब्लम रहे, मैं कहता हूँ 2 ही सॉल्यूशन है। देयर इज नो थर्ड सॉल्यूशन। या तो स्टडी या तो एक्ट। करेक्ट। अगर आप फेल हो रहे हो तो स्टडी, अगर आप सीए बनने के बाद अनसक्सेसफुल हो तो एक्ट यानी मीट मोर पीपल, अटेंड मोर कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्क मोर पीपल, राइट मोर, यानी कि यू नीड टू एक्ट। करेक्ट। तो ये 2 ही सॉल्यूशन, देयर इज नो थर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड, एज सिंपल एज दैट। तो जैसा आपने एक्शन का बोला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एज अ प्रोफेशनल तो एक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ मेजॉरिटी लोगों का प्रॉब्लम इज नॉट नॉलेज, दे रीड लॉट ऑफ बुक्स, दे सी लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, बहुत सीखते हैं, लेकिन जो उनका एग्जीक्यूशन है, एक्शन, वो मिसिंग होता है बिकॉज दे आर स्टक इन परफेक्शनिज्म,
प्रोक्रेस्टिनेशन, आज नहीं कल, 1 जनवरी चला गया लोगों का, अभी भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा। आज हम 4 जनवरी पे है और 7 जनवरी तक मैक्सिमम न्यू रिजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं। यस यस। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने जिसके ऊपर बुक लिखी है, द मैजिक ऑफ एक्शन। सो हमारा भी अब गोल है कि हम कमर्शियल रियल एस्टेट में स्पेशलाइजेशन करेंगे। जैसे आपने बोला ना, अब हम भी जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे, अब हम भी कमर्शियल रियल एस्टेट में स्पेशलाइजेशन करेंगे। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू, गुड टू नो। मैं और अगेन इसी से मैं कनेक्ट करता हूँ कि एक चीज़, reading is a power, correct, and using that knowledge is actually a superpower. Super. So if you read, you are powerful, and if you implement, you are super powerful. Super. तो अगर आपको सुपरमैन या सुपर वुमन बनना है तो implement what you read, that's it. Correct. सर मैं इसका आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऑलमोस्ट 2 months बैक आई वाज इनवाइटेड एज अ स्पीकर इन वन ऑफ माय फ्रेंड्स पॉडकास्ट। तो वहां पर मैंने देखा कि यार आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, आई एम ऑल्सो गुड पब्लिक स्पीकर, एंड व्हाई नॉट डू दिस थिंग विच दैट पर्सन, ही इज सो बिग, ही सेल्स ऑलमोस्ट 1000 फ्लैट्स in a year. Still he is doing podcast, so why can't I do it? So वहाँ से लेकर हमने जो आइडिया शुरू की, हमने सेट किया कि फिर हम भी ये सेटअप जो हमने किया है, ये पूरा सेटअप किया और हमने सेट किया कि जैन से हम भी शुरू करेंगे, एंड वी आर ऑन 4th of Jan, एंड गाइस दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। सो नॉलेज जरूरी नहीं है, नॉलेज तो बहुत है हमारे पास, एग्जीक्यूशन है, मतलब इंस्पिरेशन लो लोगों से जो अच्छा कर रहा है। आई लुक अप टू दैट पर्सन बिकॉज ही सेल्स 1000 फ्लैट्स इन अ ईयर, और वो ये चीज कर रहा है, ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट, सो आई शुड ऑल्सो डू इट। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉलेज और एग्जीक्यूशन में गैप जितना हम कम रखेंगे, विच इज बेस्ट। सो सर आपने ऐसा राइटली बोला, एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉलेज की कमी नहीं है आज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी हमें बहुत नॉलेज दे रही है। इनफैक्ट नॉलेज पैरालिसिस हो गया है लोगों को आज, इतना नॉलेज है कि एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए कि अब क्या एग्जीक्यूट करें। सो दोस्तों, जैसे प्रीतम सर ने अपने सर से सीखा कि सर ने बुक लिखी थी, उन्होंने बुक लिखी, सर ने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, सर कॉन्फ्रेंस लेते थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस लेना शुरू किया। तो दोस्तों ये जो एग्जीक्यूशन इन्होंने किया, उन्होंने अपने प्रिंसिपल से जो चीजें सीखी, वो सिर्फ नॉलेज लेवल पे नहीं रखी, आज उनके पास उनके सपनों की गाड़ी, सपनों का घर, जबरदस्त प्रैक्टिस है, क्योंकि उन्होंने नॉलेज के साथ में क्या ऐड किया, एक जो जबरदस्त टूल है विच इज एक्शन, एग्जीक्यूशन। सो सक्सेसफुल बनने के लिए आज हमने प्रीतम सर से सीखा है कि क्या चाहिए, एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू सक्सीड इन आवर लाइफ। सुपर्ब सर। सर अगर एक जो सीए है, अगर उसको अब स्पेशलाइजेशन करना है, या फिर एक आर्टिकल है, या फिर एक कॉलेज का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अब उसको कोई स्पेशलाइजेशन करना है, और वो आज सोचता है कि यार मुझे अब बुक लिखनी है, या सेकंड हम जो जाएंगे कि पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, या मुझे कॉन्फ्रेंसेस में जाकर मैं भी बोलूँगा। तो ये सर, ये जो 3 चीज़ें आपने बोली, जो मैं भी इंस्पायर्ड हूँ सर, ये 3 चीज़ें वो कैसे कर सकता है? क्योंकि सोचना बहुत ईजी है, एग्जीक्यूशन को आप कैसे ब्रेक करके एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो ताकि हम जब अभी जो हमने डिस्कस किया एक्शन, हाउ कैन यू मेक दिस इजी फॉर आवर ऑडियंसेस? अच्छा, तो मैं कहूँगा कि जैसा ऑब्वियसली देयर आर मेनी बुक्स आल्सो जो इसके बारे में बात करते हैं कि द इंटेंट इज लाइकली टू फेल, बट सिस्टम्स टिपिकली फेल नहीं होती है। सुपर। तो इसके लिए आपने ध्यान देना चाहिए कि कौन सी सिस्टम्स आप बिल्ड कर रहे हो। तो जैसा जब से मैं सीए बना हूँ, तब से ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे सीए बनने के बाद में, जैसा हम पहले स्टडी करते थे लाइब्रेरी में, वैसा ही मैंने सेम कंटिन्यू किया है। एवरी सिंगल डे आई गेट अप अर्ली एंड आई रीड। तो वो सिस्टम ही लगाया है सॉर्ट ऑफ। तो कभी कभी ऐसा 2-3 दिन बीच में अगर थकान है या नहीं लेट उठना हुआ वगैरह, तो चौथे दिन ऑटोमेटिकली मुझे टेंशन आ जाता है, मैं फिर से पढ़ना चालू कर देता हूँ। सो दैट वे तो एक वो सिस्टम है, हर दिन जल्दी उठो और रीड करना चालू करो। जब मैं जॉब करता था, नहीं जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया था, और अभी भी रेगुलरली मैं ऑफिस में लगभग 7:30-8 बजे पहुँच जाता हूँ। तो या तो मैं इतने जल्दी या तो मैं रीड करूंगा, या तो अगर कुछ काम रहेगा, रिसर्च रहेगा, तो वो मैं कर लूंगा सॉर्ट ऑफ करके, या कुछ टीम ने डॉक्यूमेंट भेजे रहेंगे तो उसको रिव्यू कर लूंगा। तो वो जो आदत है, वो जो मैं कहूँगा कि हैबिट है, वो चीज़ मुझे पुश करती है। तो वो सिस्टम जो है, तो वैसा कोई सिस्टम खुद लगाओ, बिकॉज अगर आपके पास राइट सिस्टम नहीं है ना, तो आप रॉन्ग सिस्टम में फॉलो करने वाले हो और रॉन्ग सिस्टम या डायरेक्शन में जाने वाले हो। तो ये सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचने की वजह से जो बाकी का, अगर हो सकता है कि मुझे
लेट नाइट पार्टी करनी है वगैरह, वो सब माइंड से निकल जाता है बिकॉज मुझे जल्दी जाना है करके सुबह। तो ऑलमोस्ट हर चीज आपको पुश करती है फिर राइट डायरेक्शन में या राइट चीजों की तरफ। तो एक चीज वो हो सकती है कि सेट राइट सिस्टम, अपना दिन का टाइम शेड्यूल फिक्स कर लो, एकदम बराबर है। दैट इज वन। एंड सेकंड, जैसा रीडिंग करना किसी को भी पसंद नहीं है। कोई को कभी लगे मैं क्विकली कोई तो भी वीडियो देख लूंगा या एंटरटेन हो लूंगा, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फ़ोन चाहिए, जमता है, पॉसिबल है तो आउट ऑफ कवरेज करो, या हो सकता है एरोप्लेन मोड पे चले जाओ करके, एंड देन एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए रीड करो, बिकॉज ये हैबिट आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड अगर आप में हैबिट नहीं है, वो अगर आदत नहीं है, तो पहला स्टेप कौन सा रहेगा, आप कभी भी आप बुक नहीं पढ़ते हो, वी ऑलवेज रीड 1 वर्ड एट अ टाइम। क्लासिक। तो इसके लिए आप बुक मत पढ़ो, आप एक पेज का कमिटमेंट लो, या आप एक चैप्टर का कमिटमेंट लो। चैप्टर नहीं हो रहा है तो पेज का कमिटमेंट लो, पेज नहीं हो रहा तो एक पैराग्राफ का कमिटमेंट लो, एक पैराग्राफ नहीं हो रहा तो एक सेंटेंस का कमिटमेंट लो कि मैं आज ये सेंटेंस पढ़ूंगा। अगर वो भी नहीं हो रहा तो पहला वर्ड पढ़ो, एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही आप वो करोगे ना, धीरे 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 आप खुद एक पैराग्राफ का कमिटमेंट भी दिया ना, तो 2-3 पैराग्राफ पढ़ लोगे आप, सुपर, बिकॉज वो आपको पॉजिटिवली पुश करेगा। ये आपकी चीज जो स्टेप आपने लिया ना, वही आपको खुद को पुश करेगा। आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर से ही जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमको अगर इंसुलिन कम है तो कितने सारे लोगों को डॉक्टर बाहर से इंसुलिन देता है ना, लेकिन अगर आपको डायबिटीज वगैरह नहीं है तो खुद बॉडी जनरेट करती है। एग्जैक्टली। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट योर बॉडी शुड जनरेट सेल्फ इंसुलेशन, तो वैसा सेल्फ मोटिवेशन। एक्सटर्नल इंसुलेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन इज ऑलवेज डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन, बिकॉज देन यू आर थ्रू आउट योर लाइफ डिपेंडेंट ऑन दैट। तो धक्का होते हैं वो लोग जो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड रहते हैं, उनको हमेशा 10 बार बोलना पड़ता है, कर राजा कर राजा, तब जाकर वो काम खत्म करते हैं। एग्जैक्टली। तो एक हो सकता है, जैसे मैंने कहा, सिस्टम राइट सेट करो कि भैया मुझे ये टाइम पे पहुंचना है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 7:30-8 बजे ऑफिस में जाके क्या करूंगा। आप पहुंचना चालू करो, धीरे धीरे आप खुद ही रीड करना चालू करोगे, धीरे धीरे रिसर्च करना चालू करोगे, तो आपको उस सिचुएशन में खुद को ढकेलना ही पड़ेगा शुरुआत में। जैसा ग्राउंड पे कोई जाएगा तो वॉक करेगा, फिर रन करेगा, फिर थोड़ा उठक बैठक करेगा, यानी कि खाली नहीं बैठेगा वो। तो आपको ग्राउंड में आना है, यानी आपको ऑफिस, आपके लिए ऑफिस हो सकता है। आप कॉलेज में हो तो आप कॉलेज में 8 बजे चालू होता है, 7 बजे पहुंच जाओ। आप वो 1 घंटा कंस्ट्रक्टिवली यूज करोगे ही करोगे। आपका ब्रेन सुपर पावरफुल है, लेकिन वो तभी पावरफुल है जब वो राइट सिस्टम। तो सर गाइज, हमने एक चीज सीखी सर से आज कि राइट सिस्टम डालो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। एक सर मैंने इससे कनेक्टेड एक आर्टिकल पढ़ा था, एक ऑथर है, उन्होंने 50 नॉवेल्स लिखे अपने करियर में। कितने? 50 नॉवेल। और जब एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा, सर ये इतना टाइम कैसे आता है, 50 नॉवेल कैसे लिखे उन्होंने? ही जस्ट सेड वन सेंटेंस, जस्ट 200 क्रैपी वर्ड्स एवरी डे, दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई 50 नॉवेल्स। 200 क्रैपी, परफेक्शन नहीं, 200 वर्ड्स एवरी डे। हम बोले उसको इम्प्रूव बाद में करेंगे, प्रूफ रीडिंग होगा, बहुत स्टेप्स होते हैं राइटिंग में। ही से 200 क्रैपी वर्ड्स, कंसिस्टेंसी, सिस्टम जो आपने बोला, 200 वर्ड लिखने का डिसिप्लिन, कमिटमेंट और सिस्टम, इसके वजह से वो 50 बुक लिखी है उन्होंने, नॉवेल्स लिखी है अपने करियर में। अमेजिंग अमेजिंग। और मुझे इसी के कनेक्टेड एक याद आता है, आई रेड समवेयर कि यू कैन नॉट एडिट अ ब्लैंक पेज। वाओ, क्लासिक, सुपर। तो इसके लिए यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग, देन ओनली यू कैन एडिट। सो स्टार्ट राइटिंग समवेयर। जैसे इसको बोलते हैं सर, गेट इट डाउन देन गेट इट राइट। मतलब गेट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन यू कैन गेट इट राइट। पहले लिखो तो सही बुक को, जो आपको बुक लिखनी है, जो बोलना है। सुपर सर, गुड वन, सुपर सर। जैसे हमारा ये हो गया लिखने से कनेक्टेड कि 200 पेज, 200 वर्ड लिखने हैं, कुछ पढ़ना है। सर पब्लिक स्पीकिंग से कनेक्टेड क्या कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स? हाँ सी, इवन अभी दोनों चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ, आपको लिखना भी है और आपको बोलना भी है, तो उसका पहला इनहेरेंट स्टेप है रीडिंग। करेक्ट। आपको आपका रीडिंग का इंटेक बहुत बढ़ाना पड़ता है। तो जैसा मैं टिपिकल, जब मैं बहुत कभी कभी टाइम आता है, ऐसा कोई मंथ्स रहते हैं, 6 मंथ या ईयर, जिसमें मैं 30-40 बुक पढ़ लेता है। कभी कभी ऑब्वियसली थोड़ा बिजी रहता है तो 10-20 या 10-15 रहेगा, बट वो मुझ में एक हैबिट के जैसा ही है अभी। वो एक नशा सॉर्ट ऑफ देता है करके। तो दिस इज अ गुड, ये अच्छा नशा, एडिक्शन। हाँ, इट्स अ गुड एडिक्शन टू हैव सॉर्ट ऑफ। तो वो आपको एक करना पड़ेगा। जितना आप रीड करोगे ना, जितना रीड करोगे, वो नॉलेज इतना अंदर आता जाता है, अंदर आ जाता ना, धीरे 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 यू विल स्टार्ट टू पुट दैट आउट। करेक्ट। फिर आप दोस्तों से शेयर करोगे, दूसरे जो भी फ्रेंड सर्कल रहेगा, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, बात करते हो, कुछ बातों में कोई नई चीज निकल जाती है करके, एंड वो आपको पुश करेगा।
धीरे धीरे बिकॉज यू आर रीडिंग अ लॉट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक अ लॉट, या कभी कोई डिस्कशन हो रहा है तो विल बी स्टार्टिंग टू कंट्रीब्यूट ऑन दैट टॉपिक अ लॉट। तो धीरे धीरे 1-to-1 सेशन या इंटरेक्शन चालू हो जाएगा और उसी चीज को फिर बाद में आप 1-to-many में लेके जा सकते हैं। करेक्ट। दैट्स हाउ इट वुड बी। मतलब अगर दिमाग में कुछ है तो वही आप शेयर कर पाओगे, पढ़ोगे नहीं तो दिमाग में कुछ स्टोर हुआ नहीं, स्टोर हुआ तो नहीं तो रिकॉल भी नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा तो बोल ही नहीं पाओगे और ऑटोमेटिकली लिख भी नहीं पाओगे करके। तो रीडिंग इज द मोस्ट नेसेसरी और क्रिटिकल इंग्रेडिएंट फॉर राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग। तो अगर आप आज राइटर नहीं हो, स्पीकर नहीं हो, तो डोंट इवन थिंक ऑफ बिकमिंग अ राइटर और स्पीकर, जस्ट थिंक ऑफ बिकमिंग अ रीडर। द टाइम यू बिकम अ गुड रीडर, नेचुरली ये दोनों आउटकम है उसके, ये दोनों आउटकम है। आप गुड स्पीकर भी बन जाओगे और गुड राइटर भी बन जाओगे, बट उसके लिए जितना रीड कर सकते हो रीड करो। करेक्ट। तो सर दोस्तों, जैसा हमने देखा कि अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोगों में बोलोगे तो लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे। और एक चीज जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी या एक स्पीकर से सुना था कि जब आप बोलते हो तो लोग आपके बारे में परसेप्शन बनाते हैं कि आपकी दुकान कोयले की है या सोने की है, या आपके शब्दों से समझता है, आपके नॉलेज से समझता है। और जैसे ही लोगों को समझा कि दुकान कोयले की है तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और जैसे ही समझा कि दुकान सोने की है, बंदे के पास नॉलेज जबरदस्त है, लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ये पॉसिबल होगा जब आपके पास नॉलेज होगा, तो आप बोलोगे तो अट्रैक्ट अच्छे लोगों को करोगे। सुपर सर, ऑसम सर। आप एज अ फाइनल थॉट, आज का पॉडकास्ट आई थिंक बहुत जबरदस्त हो गया। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत गोल्डन नगेट्स मिले हैं अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए, जैसे बुक लिखना चाहिए, ऑथर बनना चाहिए, और पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस में बोलना चाहिए। तो और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जिसको सुनकर हमारे व्यूअर्स वो करे, ताकि उनकी ज़िंदगी में वो जल्दी सपने, जैसे आपके BMW के सपने अचीव हुए, हमारे व्यूअर्स के भी सपने अचीव हो? इसने मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा बड़े सपने उनके अचीव हो जाए करके। तो मैं सिंपली उनको कहूँगा कि पहली बात तो टुडे जनरेशन को ना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, दे वांट टू कैच सक्सेस एट द एज ऑफ 22। मैं उसको कैच 22 सिचुएशन बोलता हूँ। दे वांट टू कैच सक्सेस एट द एज ऑफ 22। यहाँ पर लोग भूल जाते हैं कि भैया अगर मेरा 22 एज है तो मेरे पास 78 ईयर्स बचे हुए हैं। करेक्ट। तो आपको पेशेंस भी रखना है और आपको इम्पेशेंट भी होना है, दोनों। लेकिन बी पेशेंट विथ रिजल्ट एंड बी इम्पेशेंट विथ योर एक्शंस। वाव, सुपर। यानी कि जितने जल्दी ज्यादा एक्शन ले सकते हो उतने लो, यानी कि बी इम्पेशेंट विथ एक्शन एंड बी पेशेंट विथ रिजल्ट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लाइफ में फॉलो करो। सर्टनली जो भी आपका ड्रीम है उसको आप एक्सीडिंगली वेल तरीके से अचीव कर लोगे। सुपर सर। इसको कनेक्टेड आप एक कुछ प्लांट भी है जैसा आप कुछ बोल रहे थे, क्या है सर? बोनसाई ट्री के रिलेटेड जो हम डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो मुझे जो एक गैप जो नॉलेज मुझे चैलेंज दिख के आता है नई जनरेशन में, बहुत बार बच्चे लोग ना आजकल हर किसी को बहुत क्विकली यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत कम नॉलेज पे, शैलो नॉलेज पे वो इंस्टेंटली वो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, या मेरा पर्सपेक्टिव है कि बच्चे ना अभी नॉलेज लेके बहुत छोटा ट्री है, यानी वो बोनसाई ट्री के जैसे बनते जा रहे हैं। नॉलेज ले रहे, इमीडिएटली उनको शेयर करना है, तो बोनसाई ट्री होता है, डायरेक्टली बड़ा बनना है उनको, एकदम बड़ा बनना है। तो बोनसाई ट्री के जैसे छोटे छोटे फ्रूट्स लग जाते हैं। और बोनसाई ट्री ना दिखता प्यारा है, इंस्टाग्रामेबल है, फेसबुकेबल है, लिंक्डइनेबल है, यूट्यूबर पे अच्छा दिखेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बहुत छोटा रह जाता है। और 90-95% बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई छोटा ट्री रहेगा करके। जबकि आपका टारगेट होना चाहिए किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स लेके, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेके मैं बड़ा से बड़ा ट्री बन जाऊँ। एक बार मैं बड़ा ट्री बन गया तो इट इज़ बट नेचुरल कि लोग आपको पकड़ के बोलेंगे भैया तू मेरे पॉडकास्ट पे आ, तू मेरे लेक्चर में आ, तू लोगों को गाइड कर करके। तो क्लासिक जो शेयर करने की जो आपके अंदर जो अर्ज रहेगी उसको थोड़ा कंट्रोल करो। क्यों? सो दैट आप जो भी टाइम शेयरिंग में डाल रहे हो वो आप एक्वायरिंग में डालो। जितना एक्वायर करोगे उससे आप बड़े से बड़ा ट्री बनते जाओ। When you are young, work to learn, not to earn. मतलब ज्यादा अर्निंग पे फोकस मत करो जब आपका एज ग्रोइंग एज है। फोकस ऑन लर्निंग अ लॉट, नॉलेज और स्किल सेट पे फोकस करो। एग्जैक्टली। और मैं कहता हूँ कि जितना लर्निंग आप ज्यादा करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लर्निंग में से एल डिलीट हो जाता है और अर्निंग चालू हो जाता है। सुपर थॉट सर। मतलब एल
First learn, then earn. Yes, Classic. exactly. Superb, superb. So thanks a lot, sir, for coming to our podcast and adding value in the life of our viewers. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank Dinesh. Thank you, sir. Thanks for the invitation. Thank you.